Assalamu alaikum students. I am Muhammad Vikas Rahi. Today we are going to study about reforming and knocking. In case of organic chemistry, we have studied about cracking. After that, we have studied about octet number. Whenever we were studying octet number, we have discussed about that octet number is actually number which explain or determine the quality, determine the efficiency of gasoline, efficiency of petroleum. हमने इस बात को स्टडी किया, हमने इस बात को सीखा कि पेट्रोल जो पेट्रोल है, जो गैसोलीन है, अगर उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो उसकी एफिशिएंसी, उसका ऑक्टेन नंबर, उसको हम कम कंसीडर करते हैं. ऑक्टेन नंबर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लेस एज कंपेयर टू ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स. तो वो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर ऐसा गैसोलीन जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, अगर ऐसा पेट्रोल या ऐसा गैसोलीन जो है उसको एक लंबे अरसे तक उसको इंजन में इस्तेमाल करते रहें, तो इंजन के अंदर एक मेटालिक साउंड पैदा होता है, हम उसको कहते हैं नॉकिंग. टुडे वी विल स्टार्ट our lecture from the knocking. We will discuss at the initial stage of this lecture knocking. तो पहले जरा knocking की डेफिनेशन सीख लें. knocking से मुराद है the sharp metallic sound, produce in the इंजन के अंदर जो शॉर्प मेटालिक साउंड पैदा होता है कब, जब एक लंबे अरसे तक लो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल को या गैसोलीन को इस्तेमाल करते रहें, तो इंजन में जो शॉर्प मेटालिक साउंड पैदा होता है दैट इज कॉल्ड नॉकिंग. अब ना ये जो शॉर्प मेटालिक साउंड है, अगर इसको अपनी वर्डिंग में बताएं तो जब मेटल पे ज़रब लगाई जाए ना, तो उससे जो खास साउंड पैदा होता है, हम उसको शॉर्प मेटालिक साउंड कहते हैं. अब ये शॉर्प मेटालिक साउंड इंजन में क्यों पैदा होता है? वजह तो हमें एक बात पता लगी कि लो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के इस्तेमाल करने से नॉकिंग प्रोड्यूस होता है. अब ये नॉकिंग प्रोड्यूस तो लो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से होता है, लेकिन एक्चुअली लो ऑक्टेन नंबर गैसोलीन इंजन के अंदर ऐसा क्या बिहेव करता है जिसे नॉकिंग प्रोड्यूस होता है. तो इसके लिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपके सामने एक साइलेंडर बनाया है. बेटा जी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कहते हैं साइलेंडर. मुख्तलिफ तरह के इंजन्स के अंदर ना साइलेंडर यूज होते हैं. ट्रैक्टर्स के इंजन देखें, बसेस के इंजन देखें, तो उनमें साइलेंडर यूज होते हैं. तो ये एक सिलेंडर है. सिलेंडर में एक साइड पे यहाँ पे नोजल लगा होता है, हम इसको नोजल कहते हैं, और इस नोजल के एंड पे यहाँ पे करके एंड पे नोजल के माइन्यूट सी ओपनिंग होती हैं. ये जो नोजल लगा हुआ है, ये इस नोजल का काम इतना होता है कि गैसोलीन को यहाँ से ये जो हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर इनलेट के तौर पे नोजल काम करता है, और एंड पे इसके ये जो सिलेंडर के अंदर नोजल की एंडिंग में बना रहा हूँ, ये है वैसे इंजन इसके सिलेंडर से थोड़ी बाहर है, साथ में बाय पार्ट्स लगी हुई है, लेकिन इसमें एंड पे कुछ माइन्यूट सी ओपनिंग है जहाँ से फवार की सूरत में, आप कह लें वेपर्स की फॉर्म में गैसोलीन इसके अंदर आता है. ये ओवरऑल सिलेंडर है, लेकिन इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है इसको मैं कहता हूँ पिस्टन. दिस वन इज कॉल्ड पिस्टन. ये ऐसे ही आप समझें कि जैसे जो इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंजेस इस्तेमाल होती हैं, उन सिरिंजेस के अंदर भी ब्लैक कलर का पिस्टन होता है. अब बेटा जी, इस पिस्टन का काम क्या है? इस पिस्टन में आगे की ओर मूव करना होता है, और
यहाँ तक मूव करने के बाद फिर ये पीछे मूव करता है। तो जब ये आगे मूव करता है तो हम इसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। ये आपने फिजिक्स की स्टडी में चैप्टर नंबर 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 11 जो आपने स्टडी किया उसमें कार्नट इंजन में आपने स्ट्रोक्स पढ़े। तो कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है, फिर रिलैक्सेशन स्ट्रोक लगता है। ये जो पिस्टन है ये आगे और पीछे की ओर मूव करता है और इसके मूव करने से इंजन में वर्किंग होती है। लेकिन नॉकिंग का फिनोमिना क्या है? नॉकिंग का फिनोमिना ये है कि जब यहाँ पे वेपर्स ऑफ गैसोलीन आते हैं तो जो नॉर्मल वर्किंग ऑफ इंजन है ना उसमें ये जो पिस्टन है ये मूव करके कंप्लीट करता है कंप्रेशन स्ट्रोक को। तो तब गैसोलीन जो है वो फायर करता है, गैसोलीन जलता है और उसके जलने से जब गैसेस एक्सपैंड होती हैं तो ये पीछे की ओर मूव करता है, पीछे की ओर मूव करता है। लेकिन इसमें बात याद रहे कि जब नॉकिंग की हम बात करते हैं, जो लो ऑक्टेन नंबर है, लो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल या लो ऑक्टेन नंबर गैसोलीन है, वो इस पिस्टन की कंप्रेशन स्ट्रोक को कंप्लीट करने से पहले ही फायर हो जाता है। तो उसके फायर होने से जब गैसेस फायर करती हैं, गैसोलीन में गैसेस ही तो है ना, गैसोलीन जब फायर करता है कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने से पहले तो एक खास साउंड पैदा हो जाता है, उसी साउंड का नाम है नॉकिंग। अब इस नॉकिंग को खत्म करने के लिए क्या करें? वेरी सिंपल, अगर आप नॉकिंग को खत्म करना चाहते हैं तो पेट्रोल का या जो गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर है उसको हाई करें, उसको अच्छा करें। तो उसको अच्छा कैसे करें? तो उसके लिए बेटा जी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें तो उससे जो उसका ऑक्टेन नंबर है वो हाई हो जाएगा। क्योंकि हम ये बात सीख चुके हैं कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के ऑक्टेन नंबर से कम होता है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास स्ट्रेट चेन है उनको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें। तो स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है बेटा जी, दैट इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग। री का मतलब होता है दोबारा से और फॉर्मिंग का मतलब होता है बनाना। इसका मतलब है कि स्ट्रेट चेन को तोड़ के दोबारा उसको ब्रांच चेन में बनाने को हम रिफॉर्मिंग कहते हैं। आसान अल्फाज में डेफिनेशन रिफॉर्मिंग का बनता है द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। मैं डेफिनेशन को पूरा लिखूंगा। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की जो कन्वर्जन है इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने का नाम है रीफॉर्मिंग। इससे फायदा क्या होगा? ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके लिए ना कुछ बातें आपने याद रखनी है एग्जांपल से पहले। एक तो ये याद रखें कि इसके लिए जो कॉमनली कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट है AlCl3 या जो दूसरा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम वो है प्लाटिनम। ऐसा कैटलिस्ट यूज हो सकता है। इसके बाद बेटा जी इसके लिए 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। रिफॉर्मिंग के लिए ना 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है तब रिफॉर्मिंग होता है। अब आज इसकी एग्जांपल के लिए ना मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 टेकन 6 और CH3। बेटा जी इस कंपाउंड को हम N-ऑक्टेन कहते हैं। ये ऑक्टेन है, 8 कार्बन वाला अल्केन है और ये स्ट्रेट चेन में है। हमने इसको कन्वर्ट करना है ब्रांच चेन में। जब हम इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर हाई हो जाएगा। तो वो ऐसा गैसोलीन होगा जिसका ऑक्टेन नंबर अच्छा है, जिसकी एफिशिएंसी बेहतर है। तो इसके लिए ये कैटलिस्ट लगाएं, इतना टेम्परेचर और प्रेशर इस पे अप्लाई करें तो होगा क्या कि ये जो स्ट्रेट चेन है ये ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाएगा
तो उसके लिए क्या बन जाएगा ये CH3, फिर कार्बन और 5 कार्बन को आपने स्ट्रेट में लगाना है। 1 2 3 4 5 कार्बन को स्ट्रेट में लगा दें। उसके बाद इसके साथ यहाँ पे कुछ ब्रांचेस बन जाएंगी। आफ्टर कैरिज आउट रिफॉर्मिंग हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। तो बेटा जी इसको कहते हैं आइसोऑक्टेन। दिस वन इज कॉल्ड आइसोऑक्टेन। तो ये चूंकि ब्रांच चेन है तो आइसोऑक्टेन जब बन जाएगा तो उसका उस पेंसिल का ऑक्टेन नंबर हाई हो जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड आइसोऑक्टेन। तो कीप इट इन माइंड प्लीज के greater the concentration, greater the percentage of isooctane, greater will be the efficiency of gasoline. तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर आप करें तो ये नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, पेरेंट चेन में 3, ये 4, ये 5। लेकिन जो साइड पे चेन्स बचती हैं उनको हम साइड चेन्स, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल बोलेंगे। तो ये चूंकि नंबर 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो ये 2 मिथाइल, और ये 2 और एक कार्बन नंबर 4 पे लगा हुआ है 2 फिर 4। तो तादाद में मिथाइल नंबर में 3 हो गए तो ट्राई मिथाइल हो जाएगा। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा जी 2 फिर कॉमा फिर 2 फिर कॉमा फिर 4 और उसके बाद हाइफन लगेगा, हाइफन 4 के बाद हाइफन लगा के फिर ट्राई मिथाइल पेंटेन। लेकिन इसका कॉमन नेम है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन चूंकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है तो इसके आने से ऑक्टेन नंबर जो है वो हायर कंसीडर होता है। दिस वन इज ऑल अबाउट रिफॉर्मिंग। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट the most important one topic, very important topic of the organic chemistry. If you want to study easily organic chemistry, you must remember this topic. You must remember this topic, that is functional group. कुछ बातें आज हम फंक्शनल ग्रुप से रेलेवेंट स्टडी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप से रेलेवेंट याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप बताता क्या है, हम इस बात को भी स्टडी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, हम इस बात को भी स्टडी करेंगे। तो 4 बातें, 4 पॉइंट्स आपने फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशन के तौर पे याद रखनी है। कीप इट इन माइंड प्लीज कि फंक्शनल ग्रुप क्या कुछ हो सकता है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप ये कह लें कि कोई डबल बॉन्ड जो है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। आफ्टर दैट ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। उसके बाद बेटा जी सिंगल एटम, कोई एक एटम जो है, जो सिंगल एटम है वो भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इसके बाद 4 पे आ जाएगा ग्रुप ऑफ एटम। तो इससे मुराद क्या है बता कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड कॉमा फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर कॉमा लगा के, यानी आपने जब लिटरेचर में लिखना है तो इस तरह से आपने लिखना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अगली बात बोला क्या है, which give the specific property to the organic compound, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस प्रॉपर्टीज देता है, that is called functional group। यानी मैं कहूंगा कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम, which gives जो के देता है, क्या देता है, specific properties to the organic compound, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है ना, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट जो है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, वो ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कोई सिंगल एटम हो या वो ग्रुप ऑफ एटम हो, हम इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप का फायदा क्या होता है?
फंक्शनल ग्रुप हमें क्या कुछ बता सकता है? what type of information illustrated by functional group which is present in a organic compound? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो मैं क्या कहूँगा कि फंक्शनल ग्रुप टेल्स अस, फंक्शनल ग्रुप यानी FG से मुराद फंक्शनल ग्रुप टेल्स अस, फंक्शनल ग्रुप हमें क्या बताएगा? फंक्शनल ग्रुप हमें बताएगा, फंक्शनल ग्रुप हमें पहली बात तो ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप होती है। यानी क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ये जो हम फैमिलीज बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, आई मीन हम ग्रुप्स बनाते हैं, वो किसकी बुनियाद पे होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद जो नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो भी फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे होता है। क्या मतलब? दूसरी बात कि जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर से मुराद कि जो हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, अगर कंपाउंड की आप केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, अब ऐसे कह लें कि रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड जो है, कंपाउंड किस तरह का रिएक्शन देगा, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, या कह लें टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंपाउंड के मुताबिक बताया करते हैं। और आखिरी बात जो फंक्शनल ग्रुप हमें बताता है इंफॉर्मेशन के तौर पे, फंक्शनल ग्रुप जो है हमें बताता है कि किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कंपाउंड में एग्जिस्ट करेंगी। यानी टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कंपाउंड में किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह लें या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कह लें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपाउंड में किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, दैट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज हमने नॉकिंग के मुताबिक स्टडी किया इस चैप्टर में। जो नॉकिंग वाला टॉपिक है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है नॉकिंग। उसके बाद ये रिफॉर्मिंग एज अ शॉर्ट एज अ लॉन्ग, बहुत अहमियत का हामिल लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एज अ शॉर्ट भी आता है। और फंक्शनल ग्रुप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है ना, शॉर्ट के तौर पे कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अहम है। हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ा और फंक्शनल ग्रुप हमें क्या बताता है, हमने इस बात को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स और उससे बनने वाले कंपाउंड्स और उनके नेम को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।